हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की बैक एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स भी खोल सकते हैं और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन ऑफ द बैक एक्सरसाइज दिखेंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर बैक एक्सरसाइज, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो बच्चों, जब हमने पढ़ा था जो Na और कॉपर के अंदर Na ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था, तो इसलिए Na जो है, कॉपर जो है Na को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सिमिलर वे में Al जो है Mg को नहीं कर पाएगा और सिल्वर जो है आयरन को नहीं कर पाएगा। पर जो कॉपर है, कॉपर Ag को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर Ag से सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन फ्राइंग पैन पर रस्टिंग से आयरन फ्राइंग पैन को कैसे बचाया जा सकता है? नंबर 1, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, अगर आयरन फ्राइंग पैन पे अगर हम ग्रीस लगा देंगे तो हम उस पर कुछ भी अपना खाने का सामान फ्राई नहीं कर पाएंगे, तो ग्रीस हम नहीं लगा सकते। अप्लाई अ पेंट भी नहीं लगा सकते, पर जिंक की कोटिंग पूरे फ्राई पैन पे की जा सकती है। तो इसका आंसर है applying a coating of zinc, that is option number C। जिसको हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, an element react with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be। एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो कंपाउंड बना वो वाटर के अंदर सॉल्युबल भी है। तो हमें बताना है कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 2 है कार्बन, ऑप्शन 3 सिलिकॉन, आयरन। तो बच्चों, इसका जवाब है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है बाकी सबके ऑक्साइड के कंपैरेटिवली, और कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर भी होता है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। तो आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? चलिए देखते हैं। फूड कैन आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। तो बच्चों, इसमें बोला गया है जो फूड कैन्स होते हैं वो टिन के बने होते हैं, जिंक के नहीं बने होते। तो क्या रीज़न है इसका? जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, नो। जिंक हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, नो। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, यस। अगर फूड के साथ कोई मेटल रिएक्ट कर जाए तो वो फूड को ख़राब भी कर सकता है, या उसका टेस्ट चेंज कर सकता है, या उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है। तो इसीलिए हम कोई ऐसा मेटल देखेंगे जो लेस रिएक्टिव हो, पर जिंक काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसलिए जिंक को यूज़ नहीं किया जाता है, टिन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। You are given a hammer, a battery, a bulb, wire and a switch. आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी, एक बल्ब, वायर और स्विच गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कुड यू सी देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर आपको जो सामान गिवन है, आप उनको किस तरीके से यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल या नॉन मेटल। इन सामान को यूज करके आप कैसे बता सकते हो कि कोई सामने पड़ा हुआ मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल है। तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे सामने पड़ा हुआ कोई सब्सटेंस मेटल है, पर हमें नहीं पता कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। जब उस सब्सटेंस को हम हैमर से मारेंगे, उसको स्ट्राइक करेंगे, तो बच्चों वो शीट्स में कन्वर्ट हो गया तो वो मेटल, और अगर शीट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो नॉन मेटल। और ये बात हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी कि मेटल्स आर मेलेबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। अगर वो शीट्स में कन्वर्ट मटेरियल जो है हैमरिंग के बाद शीट्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो मेटल है, और ना हो तो नॉन मेटल है। तो लिख लेते हैं इस बात को। अब ये तो था हैमर का यूज करके। अब बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच का कैसे यूज करके बताएं कि वो मेटल है नॉन मेटल है। तो बच्चों हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, पर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते। तो हम क्या करेंगे, हम बैटरी, हम बल्ब, वायर्स, स्विच और जो भी मटेरियल जिसका हमें पता करना है कि वो मेटल है नॉन मेटल, इनकी हेल्प से एक सर्किट फॉर्म करेंगे। अगर उस सर्किट में से करंट फ्लो कर गया, मतलब अगर उस मेटल पीस में से करंट फ्लो कर गया तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब जल जाएगा। पर अगर मेटल पीस, अगर उस पीस में से करंट फ्लो नहीं करा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इस सेटअप के बाद आप इजीली बता सकते हो कि अगर मेटल होगा तो करंट फ्लो कर जाएगा और बल्ब इजीली ग्लो करेगा, और अगर मेटल नहीं होगा, नॉन मेटल होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इन सामान की हेल्प से हम इस तरीके से बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो चलिए लिख लेते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट। With the hammer, we can beat the sample and if it can be beaten into thin sheets, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज इट इज malleable। then it is a metal otherwise a non metal। तो ये था हैमर का यूज करके। अब बात करते हैं बाकी दिए हुए सामान को यूज करके कैसे मेटल और नॉन मेटल बताया जा सकता है। सिमिलरली we can use the battery bulb
wires and a switch to set up a circuit with the sample. If the sample conducts electricity, then it is a metal. Otherwise, a non metal. चलिए अब देखते हैं बी पार्ट. Assess the usefulness of these tests in distinguish between metals and non-metals. अब बच्चों, हमने जो क्वेश्चन किया इसके अंदर हमने मेटल या नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की. हमने यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की कोई बात नहीं की. तो हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके अपना टेस्ट कंडक्ट किया था और केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने टच भी नहीं किया. तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर. द अबव टेस्ट आर यूजफुल in distinguishing between metal and non-metal as these are based on the physical properties. No chemical reactions are involved in these tests. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की स्टडी हमने बहुत डिटेल में की थी. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड थे? वो ऑक्साइड्स जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. लिख लेते हैं इस बात को. या फिर हम इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव्स. तो आंसर नंबर 6 तो ऑक्साइड्स दैट बिहेव as both acidic
and basic oxides are called एम्फोटेरिक। वो ऑक्साइड्स जो कि एसिड या फिर बेस की तरह, दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अगर एग्जांपल की बात करें तो Al2O3 या फिर ZnO, ये एग्जांपल्स हमने जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड की स्टडी की थी तब भी देखे थे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेम टू मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल विच विल नॉट। तो चलिए, अब हाइड्रोजन को वो मेटल डिस्प्लेस कर पाएंगे जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं एग्जांपल लूं आयरन की, एल्यूमिनियम की, तो ये जो है मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर पाएंगे। और हाइड्रोजन को कौन इजीली रिप्लेस नहीं कर पाएंगे? जैसे कि मर्क्यूरी, जो कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। कॉपर, तो ये है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। और जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, जैसे कि कॉपर और मर्क्यूरी, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। In the electrolytic refining of a metal M, what should you take as anode, as cathode and as electrolyte? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में एक मेटल M की आप एनोड क्या लोगे, कैथोड क्या लोगे और इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे? ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो एनोड बच्चों हमेशा इम्प्योर मेटल ऑफ M को लिया जाता है। अगर हमें मेटल M को इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करना है तो एनोड लिया जाएगा इम्प्योर मेटल M। कैथोड लिया जाता है बिल्कुल थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल ऑफ M। और बात की जाए इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल M। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल M। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Pratyush took sulfur powder on the spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure. तो क्वेश्चन नंबर 1 is
What will be the action of gas on dry litmus paper? Number 2 on moist litmus paper. तो बच्चों अब सल्फर होता है नॉन मेटल. जब ड्राई लिटमस, अब लिटमस पेपर का काम क्या होता है, वो बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है. अगर सॉल्यूशन होगा एसिड तो जो सॉल्यूशन, जो हमारा लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन है बेसिक तो वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. अब बच्चों हमसे बोला गया है कि एक प्रत्यूष ने एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर बर्न किया गया सल्फर पाउडर को. अब सल्फर होता है नॉन मेटल, सल्फर इज अ नॉन मेटल. और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ये हमने पहले भी स्टडी किया था, वो एसिडिक होते हैं. तो जब सल्फर को बर्न किया गया, यहां पर उसने इस टेस्ट ट्यूब में गैस को इकट्ठा कर लिया. अब उसके बाद ड्राई लिटमस पेपर को यूज किया गया. तो पूछा गया है कि क्या एक्शन होगा गैस का ऑन दैट ड्राई लिटमस पेपर. तो इसका जवाब है कोई एक्शन नहीं होगा. ड्राई लिटमस पेपर पे गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता. ड्राई लिटमस पेपर पे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट होना चाहिए तभी इफेक्ट होगा. ओनली गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता ड्राई लिटमस पेपर पे. तो लिख लेते हैं इस बात को. ए पार्ट का जो फर्स्ट है उसका आंसर है देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर चलिए अब बात करते हैं 2. तो इस बार ड्राई लिटमस पेपर ना लेकर उन्होंने मोइस्ट लिटमस पेपर ले लिया. अब मोइस्ट पर क्या एक्शन होगा. तो लिटमस पेपर का काम होता है कि जब भी उसे एसिड में डाला जाता है तो वो अपना कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर लेता है. तो जब सल्फर गैस, सल्फर ऑक्साइड से जो गैस निकली, जो भी ऑक्साइड बना वो एसिडिक होगा. सल्फर पाउडर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया तो सल्फर ऑक्साइड बनेगा, और जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है. तो जब उस एसिडिक गैस के अंदर ड्राई लिटमस पेपर को डाला जाएगा तो कलर ऑफ दैट ड्राई लिटमस पेपर विल चेंज टू रेड. और क्यों? क्योंकि एसिडिक था. जब भी एसिड होता है तो लिटमस पेपर ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाता है. चलिए लिख लेते हैं इस बात को. द कलर ऑफ लिटमस पेपर विल टर्न रेड बिकॉज. अब क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज सल्फर इज अ नॉन मेटल and the oxide of non-metal are acidic in nature. चलिए अब देखते हैं बी पार्ट. राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस.
जो ये रिएक्शन हो रहा है जिससे ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो इक्वेशन एक बैलेंस फॉर्म में लिख दीजिए। चलिए, हमारे पास था सल्फर पाउडर इन सॉलिड फॉर्म जो कि रिएक्ट किया ऑक्सीजन गैस से, जब उसको हीट किया गया तो उसने बनाया सल्फर ऑक्साइड जो कि है गैस फॉर्म के अंदर। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जो 2 तरीके होते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के, एक तो है गैल्वेनाइजेशन, आप पेंट कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, क्रोम प्लेटिंग कर दीजिए, ये सारे तरीके हैं आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। What type of oxides are formed when non-metal combined with oxygen? क्वेश्चन बोलता है कि अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो हमें ये तो पता है कि वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे, पर उनका टाइप क्या होगा? वो एसिडिक होंगे, वो बेसिक होंगे, या फिर वो न्यूट्रल होंगे? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया था। जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो एसिडिक होता है और कुछ बारी वो बेसिक भी रह जाता है, सॉरी न्यूट्रल भी रह जाता है, पर बेसिक कभी नहीं होता है। तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। When non-metal are combined with oxygen, then neutral or acidic oxides are formed। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो SO2, NO2, ये सारे हो गए एसिडिक ऑक्साइड। और अगर मैं न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करूं तो ये हो गए NOCO, तो ये सब हो गए न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 11। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। give reason platinum, gold and silver are used to make jewelry। तो बच्चों इसका जवाब है प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं काफ़ी लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं और उनको ज्वेलरी इसलिए बनाया जाता है। दूसरा रीज़न होता है कि वो जो होते हैं वो वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, क्योंकि इनकी लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से ये दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करते और अपनी प्योर फॉर्म में रहते हैं। इसलिए प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। चलिए लिख लेते हैं इस बात को। ए पार्ट, प्लैटिनम
gold and silver are used to make jewelry because they are very lustrous also they are very less reactive and do not corrode. चलिए देखते हैं अब इसका बी पार्ट। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो क्या रीजन है ऑयल के अंदर स्टोर करने का सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को? तो बच्चों इसका जवाब है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर उनको खुली एयर में भी रखा जाए तो वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतनी विगरसली रिएक्ट करते हैं, उनमें आग लग जाती है। तो जिस वजह से आउटर एटमॉस्फेयर, ताकि कोई और चीज़ उनके साथ रिएक्ट ना कर पाए, उन तीनों को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है ताकि आउटर एनवायरनमेंट उनके साथ रिएक्ट ना करे और आग ना लगे। तो ये रीज़न है इन तीनों को केरोसिन ऑयल में रखने का। चलिए लिख लेते हैं इस बात को। सोडियम, पोटेशियम, थोड़ी सी पोटेशियम and lithium are very reactive metal and react with very vigorously with air as well as with water. Therefore, they are kept immersed in kerosene oil in order to prevent their contact with air, या फिर मॉइस्चर भी कह लीजिए इसे। चलिए डिस्कस करते हैं सी पार्ट। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है पर उसके बाद भी उन्हें यूटेंसिल बनाने के काम आता है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हमने बच्चों लेक्चर नंबर 5 में जब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे
तो हमने इसको भी वहाँ पर डिस्कस किया था। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। अब यूटेंसिल्स के नीचे जब ऑक्सीजन आकर रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बन जाता है, पर जो उसके अंदर और ज़्यादा एल्यूमिनियम होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो आगे रिएक्शन होने से रोक देती है। मतलब आगे का एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कन्वर्जन से रोक देती है और रिएक्शन के बीच में एक बैरियर बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। तो इसीलिए एल्यूमिनियम को यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है, ताकि जब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे ऊपर वाली लेयर पे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाए, पर उसके अंदर जितना भी एल्यूमिनियम है वो सारा बच जाए और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो। तो ये है रीजन नंबर सी। चलिए डिस्कस करते हैं नंबर डी। कार्बोनेट्स and sulfides ore are converted into oxides during the process of extraction। अब एक्सट्रैक्शन के टाइम पर हमने देखा था रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के थ्रू हम कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते थे। तो पूछा गया है ऐसा क्यों करते थे, तो इसका जवाब है बच्चों, मेटल ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन काफ़ी इजी होता है कंपैरेटिवली टू अदर्स। अगर हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट करें तो हम श्योर नहीं होते कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर मेटल ऑक्साइड से जो मेटल को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, तो इसीलिए मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए सी और डी के दोनों के सॉल्यूशन हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सी पार्ट, दो एल्यूमिनियम is a highly reactive metal it is resistant to corrosion। This is because aluminium reacts with oxygen to form a thin layer of aluminium oxide। This oxide layer is very stable and prevents further reaction of aluminium with oxygen। तो ये था सॉल्यूशन टू नंबर सी। अब डी की बात करें। Carbonate and sulfides ores are usually converted into oxides during extraction
because metal can be easily extracted from their oxides rather than from their carbonates and sulfides। तो ये था बच्चों डी पार्ट। चलिए अब देखते हैं 13th। यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessel being cleaned with lemon or tamarind juice। Explain why the sour substance are effective in cleaning the vessel। तो बच्चों जो कॉपर वेसल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट्स बना लेते हैं। अब जब कॉपर का कार्बोनेट बनता है वो ग्रीन कलर का होता है और कॉपर वेसल के ऊपर एक ग्रीन लेयर चढ़ जाती है। अब वो होती है बेसिक। अब जब लेमन जूस का यूज किया जाता है जो कि एसिडिक होता है, वो एसिड उस बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है और बाकी से वापस से जो कॉपर वेसल की चमक होती है वो वापस आ जाती है, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया। जितना भी बेस था उस कॉपर वेसल के ऊपर सारा रिमूव हो गया। तो इस वजह से कॉपर वेसल को हमेशा लेमन जूस से साफ किया जाता है, क्योंकि कॉपर जब है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बना लेता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और कॉपर वेसल के ऊपर आकर जम जाता है और वो बेसिक होता है। जो सिट्रिक एसिड जो कि लेमन के अंदर होता है वो जब उस बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइज होता है, जो ग्रीन लेयर होती है वो हट जाती है और वापस से चमक कॉपर वेसल की आ जाती है। तो ये है आंसर टू नंबर 13। चलिए लिख लेते हैं इस बात को। कॉपर reacts with moist carbon dioxide in air to form copper carbonate as a result copper vessel loses its shiny brown surface, forming a green layer of copper carbonate। The citric acid present in the lemon neutralizes the bases
copper carbonate and dissolve the layer. That is the reason हम लेमन को यूज करते हैं इन द क्लीनिंग ऑफ कॉपर वेसल्स। चलिए देखते हैं आंसर नंबर 14। डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, हमने केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की, पर हमने डिफरेंस नहीं देखे। चलिए देख लेते हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स हमने जब मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्कस किया तो हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव उस टाइम पे डिस्कस किया था। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, they are electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। नंबर 2, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक, oxides of non-metals are acidic. Metals form chloride which are ionic compounds. Non-metals forms chloride which are covalent compounds. अब बॉन्ड दो तरीके से बनता है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनता है जब बच्चों इलेक्ट्रॉन का गेन या फिर ट्रांसफर होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब एक ही इलेक्ट्रॉन दो एलिमेंट शेयर करे, तो उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मेटल्स जितने भी होते हैं डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute solution non-metals do not displace हाइड्रोजन। तो ये था आंसर नंबर 14। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट आंसर नंबर 15। A man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitters of old and dull gold ornaments and
unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him which he dipped into a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a fertile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? तो बच्चों, ये एक स्टोरी है। एक मैन गया गोल्डस्मिथ बन के एक लेडी और बोला कि मैं पुराने गोल्ड ऑर्नामेंट्स में वापस से चमक ले आऊँगा। तो एक लेडी ने उसको अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए। अब जो मैन था उसने उसके गोल्ड ऑर्नामेंट्स को एक सॉल्यूशन में डिप किया और वापस उसे दे दिया। नो डाउट जो गोल्ड की ज्वेलरी थी वो तो काफ़ी ज़्यादा चमकने लग गई। अब जितने भी ओल्ड ज्वेलरी थी वो काफ़ी चमकने लग गई, पर उसका जो वेट था ड्रास्टिकली चेंज हो गया। अब कैसे हुआ ऐसा, क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जो मैन ने सॉल्यूशन यूज़ किया था वो था एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया जो होता है 3:1 का सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का। अब इस सॉल्यूशन की खासियत होती है कि ये गोल्ड जैसे मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब जब लेडी ने उसको गोल्ड का ऑर्नामेंट दिया, उसने एक्वा रेजिया में डिप किया, जो ऊपर का गोल्ड था वो सारा का सारा सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया और डिसॉल्व हो गया और अंदर का गोल्ड चमक गया और वेट ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट ज्वेलरी कम हो गई और उसने उसे वापस दे दिया। तो इस तरीके से जो इन मैन जिसने वुमेन से गोल्ड ज्वेलरी ली उसने उसका गोल्ड ले लिया, किस तरह फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो वो सॉल्यूशन था एक्वा रेजिया, जो कि 3:1 का सॉल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। चलिए देखते हैं आंसर नंबर 16। गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। बच्चों, जो कॉपर होता है, कॉपर does not react with hot water, cold water या फिर स्टीम। पर ऑन द अदर हैंड अगर वो आयरन के बना दिए जाए तो आयरन reacts with steam। और अगर वो आयरन के बना दिए जाए तो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। जो हमारे हॉट वाटर टैंक्स होते थे, अगर आयरन स्टील या आयरन के बना दिए जाए तो वो क्या होगा, वो आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाएगा स्टीम के साथ और कोरोड हो जाएगा, और जिसकी वजह से आयरन टैंक्स जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। इसी वजह से कॉपर टैंक्स बनाए जाते हैं। आयरन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + H2O। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से कॉपर के टैंक्स बनाए जाते हैं, ना कि आयरन के। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी बैक एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो,
तो आप हमसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। टिल टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच।